वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिव। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अफ्रीका में इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, यहाँ पर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है वो है इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी को लेकर। इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी जो है ये टॉपिक बहुत बार इग्नो MSOE 002 के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझेंगे कि किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा का जो आइडेंटिटी इशू है वो क्रिएट होता है और बाद में जाकर क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उनको हम देखेंगे। ये जो इंडियन डायस्पोरा है जो अफ्रीका में रहता है, इसका बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके द्वारा ये इंडियन डायस्पोरा का जो हिस्ट्री है वो बनता है। जैसे कॉलोनियलिज्म के द्वारा इंडियन लोगों को वहाँ पर ले जाया गया था, अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज में ले गया गया था, वहाँ पर माइग्रेशन भी हम देखते हैं बाद में। फिर बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स भी है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके द्वारा इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका का जो हिस्ट्री है वो शेप्ड होता है। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं, अफ्रीका में बहुत सारे इश्यूज को लेकर हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी के इश्यूज फेस किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जैसे रेस, एथनिसिटी, क्लास, रिलीजियन, सिटीजनशिप, ये सारे चीज़ों को लेकर वहाँ पर आइडेंटिटी का इशू फेस किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पर इंडियन लोगों को बैन करने की भी बात की गई थी। बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी इंडियंस के अगेंस्ट की गई थी। तो यहाँ पर चीज़ें जो है इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हमें इश्यूज को समझना है, इशू क्या क्या है इसको अगर समझना है, तो हमें थोड़ा हिस्टोरिकल पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी है उसको समझना होगा। क्या कॉलोनियल वक्त पर किस तरीके का चेंजेस हम देखते हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा आगे देख के चलेंगे। बाद में हम इश्यूज को पढ़ेंगे, क्योंकि इश्यूज को पढ़ने से पहले क्या क्या रीजंस है जिसके वजह से वो इश्यूज क्रिएट हुए हैं उसको हमें जानना जरूरी है। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा जो अफ्रीका में रहता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा शेप्ड होता है। यहाँ पर उनके रिलेशनशिप होस्ट कंट्री और इंडिया के बीच में, यानी कि अफ्रीकन जो कंट्रीज है और इंडिया जो है इसके बीच में जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हम देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिलेशनशिप देखते हैं और कहाँ पर रह रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी क्रिएट करने में बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं इंडियंस जो अफ्रीका में रह रहे हैं। तो अब थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की हम अगर बात करें, तो हिस्टोरिकली जो इंडियन डायस्पोरा है अफ्रीका में गया था, अफ्रीका में जो भी इंडियंस रह रहे हैं वो लगभग 19th सेंचुरी के वक्त वहाँ पर गए थे। वहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट था, इंडिया में भी हम जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस जगह को रूल करना चाहते थे, वहाँ पर रूल करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर इस वजह से वो लोग इंडियन लोगों को उस जगह पर ले जाए जा रहे थे, खास करके इंडियंस को वो लेबरर की तरह ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यानी कि इंडिया से वो लोग इंटेंड्यूड लेबर की फॉर्म में उनको दूसरे जगह पर, दूसरे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में ले जाया जा रहा था। वहाँ पर बहुत सारे प्लांटेशंस थे, रेलवे थे, या फिर बहुत सारे कॉलोनियल प्रोजेक्ट है जहाँ पर काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी थे जहाँ पर लोगों की ज़रूरत थी। तो उस जगह पर इंडियंस को ले गया था उस जगह पर, और इंडियंस उस जगह पर जाकर अपना काम कॉलोनियल गवर्नमेंट से लेकर काम कर रहे थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो लेबरर्स थे, पहले जो लेबरर के फॉर्म में जा रहे थे, वो धीरे धीरे अपना बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे थे, वहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, प्रोफेशनल अलग अलग काम कर रहे थे। तो यहाँ पर एक हम शिफ्ट देखते हैं कि वो लोग पहले लेबरर थे, बाद में जाकर बहुत सारे स्किल एक्वायर करके अपना ट्रेड बिजनेस वगैरह कर रहे थे। तो इस बिजनेस वगैरह के वजह से उनका जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो धीरे धीरे बेहतर होता गया। और ये जो इकोनॉमिक शिफ्ट है, ये जो हम इकोनॉमिक शिफ्ट देखते हैं कि जो डायस्पोरा कम्युनिटी पहले गरीब था वो दिन ब दिन वेल्दी होता जा रहा था, इकोनॉमिकली स्टेबल होता जा रहा था। इसके वजह से वहाँ पर जो भी कंट्रीज थी वो थोड़ा
प्रॉब्लम में पड़ रही थी, या फिर उस वहाँ पर जो भी लोकल लोग थे, वहाँ पर जो अफ्रीकन लोग थे, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और इंडियंस को दूसरे नज़र से देखने लगे थे। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे एंगर इश्यूज भी हम देखते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी देखते हैं बाद में, जैसे केनिया, उगांडा, तांजानिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे जगहों पर इंडियंस को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे, क्योंकि वहाँ पर इंडियंस इकोनॉमिकली थोड़ा सक्सेसफुल बन रहे थे। अब यहाँ पर जो इंडियंस अफ्रीकन कंट्रीज में थे, उनको डबल मार्जिनलाइजेशन झेलनी पड़ रही थी। डबल मार्जिनलाइजेशन यानी कि दो अलग ग्रुप के बीच में ये लोग फंस रहे थे और दोनों ग्रुप इनको साइड में करने में तुले हुए थे। अब यहाँ पर दो कौन से ग्रुप थे, ये हमें थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर जो कॉलोनियल टाइम है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के वक्त पर इंडियंस को वहाँ पर ले गया गया था और उनको इंटरमीडियरीज की तरह यूज़ किया जा रहा था। यानी कि जो अफ्रीकन्स थे और यूरोपियंस थे, उनके बीच में इनको रखा जा रहा था और अफ्रीकन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंडियंस लोगों को यूज़ किया जा रहा था। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो इंडियंस है वो थोड़ा इकोनॉमिकली प्रिविलेज उनको मिल रहा था, क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स थे। यानी कि दोनों ग्रुप के बीच में, अफ्रीकन और यूरोपियन के बीच में, ये लोग लिंक एस्टेब्लिश कर पा रहे थे। तो वहाँ पर जो लोकल अफ्रीकन पॉपुलेशन है, उनके दिमाग में थोड़ा अलग तरीके का चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर बहुत सारे एंगर इश्यूज हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो अफ्रीकन, वहाँ पर जो नेटिव अफ्रीकन लोग थे, वो इंडियंस को अलग नज़र से देखने लगे थे, क्योंकि उनको बहुत सारे सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन वो लोग, इंडियंस जो लोग हैं, वो बाहर से आए थे, इंडिया से गए थे, लेकिन उनके जो खुद के लोग हैं, वहाँ पर जो नेटिव अफ्रीकन लोग हैं, उनको ये सारे सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर इकोनॉमिकली प्रिविलेज होने के वजह से जो वहाँ पर अफ्रीकन है, वो इंडियन लोगों को थोड़े अलग नज़र से देखने लगे थे। और इसके अलावा जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, वो लोग सिर्फ एक सबऑर्डिनेट की तरह इंडियंस को यूज कर रहे थे। यानी कि यूरोपियंस का सबऑर्डिनेट की तरह काम कर रहे थे इंडियंस। तो ना इंडियंस यूरोपियन के साथ मिल पा रहे थे, ना वो लोग अफ्रीका में जहां पर वो लोग रह रहे थे उनके साथ मिल पा रहे थे। तो ये सारे चीज़ों के वजह से बहुत सारे इश्यूज बाद में जाकर क्रिएट होती है और हम बाद में जाकर बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो इंडियंस है, उनको वहाँ पर आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। जो दो मेजरली डोमिनेट ग्रुप है, एक है जो अफ्रीकन और जो यूरोपियन है, दोनों ग्रुप के द्वारा ही इंडियंस को आउटसाइडर बुलाया जाता था। तो यहाँ पर इंडियंस को अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी और इंडियंस का आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज, ये सारे रीजन के वजह से हम देखते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये समझ में आ गया है। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग नहीं समझेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। जो भी हम इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे उसको समझना दिक्कत होगा। तो ये सारे चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई है, वापस से रिपीट करके देखिएगा और बाद में जाकर जो आखिरी पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन है, वो देखिएगा। तो अब जब हम की इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं, बहुत सारे इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर हुई थी और इंडियंस जो है वो अफ्रीकन और यूरोपियन के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रही थी। तो यहाँ पर हम कुछ इश्यूज देखेंगे, जहाँ पर हम पहले देखेंगे रेशियल एंड एथिकल आइडेंटिटी को, रेशियल एंड एथनिक आइडेंटिटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। फिर देखेंगे कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, क्लास एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी, जनरेशनल चेंजेस और आखिर में ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनलिज्म में किस तरीके का आइडेंटिटी में बदलाव हुआ है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इसको हम कवर करेंगे और एग्जाम में आपको ये सारी चीजें पॉइंट वाइज ही लिखना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं रेशियल एंड एथनिक आइडेंटिटी। जब हम रेशियल एंड एथनिक आइडेंटिटी की बात करते हैं, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर एक अलग रेस के कैटेगरी में पड़ता है। यानी कि इंडियंस जो है वो ना मेजोरिटी जो अफ्रीकन थे उनके बीच में मिल पा रहे थे, ना वो यूरोपियन माइनॉरिटी के थे। तो इस वजह से अफ्रीका में जो इंडियंस थे उनका एक अलग रेस का कैटेगरी था, ना वो ब्लैक थे ना वो वाइट थे, तो इनके बीच में एक कैटेगरी के लोग थे।
इस रेशियल डिस्टिंक्शन के वजह से, ये जो रेशियल डिफरेंस है, इसके वजह से इंडियन के बीच में बहुत सारे टेंशन्स हमें देखने को मिली थी। ये कॉलोनियल पीरियड हो या फिर कॉलोनियल पीरियड के बाद जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड था, वहाँ पर भी इस तरीके का टेंशन्स हम देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ इंडियंस को एक इंटरमीडिएट्स की तरह यूज़ किया जाता था और ये सारी चीज़ों के वजह से जो इंडियन थे वहाँ पर वो इकोनॉमिकली थोड़ा सक्सेसफुल बनते जा रहे थे और ये सारे सक्सेस जो है वो लोगों के नज़र में आ रही थी। जो अफ्रीकन लोग थे वो ये सारे इकोनॉमिक सक्सेस जो है इंडियन का वो देख रहे थे। तो इसके वजह से बाद में जाकर अफ्रीकन्स बहुत सारे जगहों पर इंडियंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, इंडियंस को वहां से बाहर निकालने की भी बात की जाती है, या फिर सिटीजनशिप जो है वो या तो इंडिया का सिटीजनशिप ले या फिर अफ्रीका का सिटीजनशिप ले। इस तरीके का सिटीजनशिप को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी। यहाँ पर हम सबसे अगर एक नोटेबल एक प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो वो है उगांडा का प्रोटेस्ट। उगांडा में आदि अमीन के समय में 1972 में वहां पर जो इंडियंस है, इंडियंस को वहां से बाहर निकाला जा रहा था। उगांडा से इंडियंस को बाहर निकाला जा रहा था क्योंकि वहां पर वो लोग फेस कर रहे थे कि अगर इंडियंस वहां पर रहेंगे तो उगांडा में जो मेनली जो लोग हैं, वहां के रहने वाले जो मेन लोग हैं, नेटिव लोग हैं, उनको कोई फायदा नहीं है, उनको बहुत सारे नुकसान हो रहा है और इकोनॉमिकली जो इंडियंस है वो ही सारी चीजें ले जा रहे हैं, वो ही स्टेबल हो पा रहे हैं और वहां पर जो मेन अफ्रीकन्स थे उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे, इसके अलावा भी उगांडा में जिस तरीके का हम प्रोटेस्ट देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर इस तरीके का घटनाएं घटते हुए हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज को लेकर प्रॉब्लम। कल्चरल प्रैक्टिसेस इंडियंस का थोड़ा अलग होता है बाकी सारे जगहों के मुकाबले। यहाँ पर हमारा एक अलग कल्चरल प्रैक्टिस, अलग रिलीजियन, अलग तरीके का एक लैंग्वेज बोली जाती है। तो जो अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे हैं वो अपना ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स वहाँ पर ऑब्जर्व करते थे। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे हम हिंदुइज्म हो या फिर इस्लाम, सिख, किसी भी धर्म का लोग हो, वो लोग अपने हिसाब से जो भी रिचुअल्स है वो निभाते थे। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स है वो निभाते थे। या फिर बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस के अलग अलग ग्रुप के लैंग्वेजेस डिफरेंट एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ गुजराती है, तमिल है, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इस तरीके का अलग अलग ग्रुप में हम लोगों को देखते हैं। अब ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना वहाँ पर बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है क्योंकि वहाँ पर अफ्रीकन लोगों के साथ वो लोग घुल मिल रहे थे और अफ्रीकन जो लोग हैं उनका कल्चरल प्रैक्टिस बहुत ही डिफरेंट था। तो इस वजह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि इंडियन जो कल्चर है वो अफ्रीकन कल्चर के साथ मिक्स होता जाता है और वहां पर जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसमें भी बदलाव आती है, यानी कि एक हाइब्रिड तरीके का कल्चर आज के वक्त पर हम अफ्रीका में देखते हैं। तो इंडियन जो है, इंडियन का कल्चर धीरे धीरे अफ्रीकन कल्चर के साथ थोड़ा बहुत मिक्सअप होता जा रहा है। इसके अलावा जो इशू हम देखते हैं वो है नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी को लेकर। अब नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी को लेकर जो इशू है, इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो होता है सिटीजनशिप को लेकर। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी इसके इर्द गिर्द, सिटीजनशिप के इर्द गिर्द लेकर घूमता है। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की बात करें, जब अफ्रीकन कंट्रीज जब आज़ाद हो गई थी तो वहाँ पर अफ्रीकन जो नेशंस थे वो अलग अलग तरीके का पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे थे। खास करके जो इंडियंस है उनके लॉयल्टी को क्वेश्चन करते हुए बहुत सारे पॉलिसीज तैयार की गई थी कि वो लोग अफ्रीकन है या फिर इंडियन है। तो इस वजह से उनको चूज करने के लिए बोला गया था कि वो इंडियन या फिर अफ्रीकन सिटीजनशिप रख सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप वो लोग नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर उनको चूज करना पड़ रहा था कि वो लोग इंडियन सिटीजनशिप अपने पास रखेंगे या फिर अफ्रीकन सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है यहाँ पर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में ये खत्म करने की कोशिश की गई थी क्योंकि इंडियंस जो है वहाँ पर अफ्रीका में उतने लॉयल नहीं थे। वो लोग अपने इंडियन जो मदरलैंड है, इंडिया है, उसको बहुत ज़्यादा मानते थे और उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे। तो यहाँ पर लॉयल्टी को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे थे। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो केनिया और तांजानिया जैसे कंट्रीज जो है वहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट छेड़ी गई थी। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है
इंडियंस का, जो इंडियंस पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर पाते थे उनको एक्सक्लूड करने की बातें की गई थी, उनको पॉलिटिकल सिनेरियो से हटाने की बात की जा रही थी और इंडियंस को जो है वो आउटसाइडर का स्टेटस दिया गया था, यानी कि इंडियन आउटसाइडर्स है, वहां पर उनका कोई हक नहीं है, वो लोग पॉलिटिकल चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वहां पर अफ्रीका में उनका कोई हक नहीं है। तो इस तरीके का बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट हम देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में और इस वजह से पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत सारे चेंजेस है और इंडियन जो लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा जो अफ्रीका में रह रहे थे, उनको बहुत सारे आइडेंटिटी इश्यूज झेलने पड़ रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको झेलने पड़ रहे थे। फिर हम देखते हैं क्लास एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी। अब यहाँ पर क्लास एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है, अफ्रीका में जो भी इंडियंस रह रहे थे वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबल बनते जा रहे थे। यहाँ पर इंडियंस जो है उनका इकोनॉमिक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा था अफ्रीका में, क्योंकि जो इंडियंस वहाँ पर रह रहे थे वो मार्चेंट्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स बनते जा रहे थे। इस वजह से उनका एक अलग क्लास आइडेंटिटी बन रहा था, यानी कि उनका इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबल तरीके का एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रहा था। तो ये इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इस वजह से धीरे धीरे करके बहुत सारे अफ्रीकन कम्युनिटीज है जो इनको एक्नॉलेज भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग इनको, इंडियंस को टारगेट भी कर रहे थे, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिकली स्टेबल बनते जा रहे थे और इनको कॉम्पिटिशन की तरह देखा जा रहा था। तो इस वजह से इंडियंस जो अफ्रीकन कंट्रीज में रह रहे थे, तो अफ्रीकन कम्युनिटी के साथ जो इंडियन डायस्पोरा है इनका रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी। वो लोग इंडियंस को एक कंपटीशन की तरह देख रहे थे और इंडियंस को हराने की कोशिश कर रहे थे, इंडियंस को वहाँ से निकालने की भी कोशिश की गई थी। यहाँ पर जेनरेशनल चेंजेस भी हम देखते हैं, क्योंकि हम अगर आज के वक्त की बात करें तो वो बहुत सारे जनरेशन्स है जो वहाँ पर रह रही है, अफ्रीकन कंट्रीज में ही रह रही है। वहाँ पर वो लोग रहकर अपना जो बिजनेस वगैरह है या फिर सिटीजनशिप है वो अफ्रीका की वो लोग ले चुके हैं। तो अब जब हम ओल्डर जनरेशन की बात करें, जो पूरा ज़माने का इंडियंस थे जो पहली बार अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहे थे, उनके साथ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग टाई मेंटेन होता था, यानी कि जो भी इंडियंस थे वो इंडिया के साथ एक लिंक अपने आप को जुड़े रखने की कोशिश करते हैं। इंडिया का कल्चर, रिलीजन वो लोग प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो यंगर जनरेशन है, बाद में जो जनरेशन आती है, वो जन्म भी उनका अफ्रीका में ही होता है और वो लोग बड़े भी होते हैं अफ्रीका में। तो इस वजह से वो लोग अफ्रीकन कल्चर को बहुत ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं। अफ्रीकन जो नेशनलिटी है उनके पास होता है और आइडेंटिटी भी उसी तरीके से शेप होता है। जो हम एक इंडियन टाइप की आइडेंटिटी की बात करते हैं, उसको छोड़ के ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो लोग अफ्रीकन आइडेंटिटी को एडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका जन्म भी वहाँ पर होता है और उनका जो लालन पालन है वो भी उसी जगह पर होता है। तो इस वजह से हम एक जनरेशनल शिफ्ट देखते हैं। जो हमारा बेसिक इंडियन आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और जो अफ्रीकन आइडेंटिटी है उसको लोग बहुत ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको अब नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इंडिया में जो कल्चर प्रैक्टिस की जाती है वो लोग कभी भी देखे ही नहीं है। सिर्फ अपने घर में या फिर अपने जो कम्युनिटी के आसपास के लोग हैं वो ही इसके बारे में बात करते हैं, बाकी कोई इसको फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर हम जेनरेशनल चेंजेस भी देखते हैं। फिर हमारा आखिरी जो चीज़ है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनलिज्म। ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये जो चेंजेस है, आइडेंटिटी का जो इशू है, ये अब थोड़ा बहुत कम होते हुए हमें देखते हैं। जो प्रॉब्लम पहले फेस करनी पड़ रही थी 1970s के और 1980s के आसपास, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से हर कंट्री अपना इकोनॉमी को ओपन करने में सक्षम हो रहा है या फिर मजबूर हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी को एडॉप्ट करना पड़ रहा था। तो इस वजह से जो इंडियन डायस्पोरा है उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गए थे, क्योंकि वो लोग अपने आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम आजकल
कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क यानी कि मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों के द्वारा लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इंडियन लोग अपने घर में बैठकर इंडियन डायस्पोरा का जो लोग हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ और भी बढ़ती जा रही है। तो इसके वजह से हम आज के वक्त पर ट्रांसनेशनलिज्म देखते हैं, यानी कि डुअल तरीके का आइडेंटिटी लोग रख पाते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स है, जो दो कंट्री के बीच में जो नेटवर्क है वो भी एस्टैब्लिश्ड हो पा रही है। जो अफ्रीका में रह रहे हैं डायस्पोरा, उनके साथ जो इंडिया है उसका लिंक बहुत ज़्यादा हो रहा है और इंडिया का जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी वो लोग योगदान कर पा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों के वजह से, ग्लोबलाइजेशन के वजह से डुअल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। जो इकोनॉमिक टाइज है वो और बेहतर होती है। कल्चरल एक्सचेंज आजकल मुमकिन हो पा रहा है। ये सारे मुमकिन हो पा रहा है कम्युनिकेशन और ट्रेवल एडवांसमेंट के वजह से। तो यहाँ पर ये सारे जो ग्लोबलाइजेशन की चीज़ें हैं, ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो चेंजेस देखनी पड़ रही है वो इंडिया के आइडेंटिटी को, इंडियन डायस्पोरा जो अफ्रीका में रह रहे हैं उनके आइडेंटिटी को रीशेप किया जा रहा है। यहाँ पर डुअल आइडेंटिटी हम देखते हैं, जहां पर वो अफ्रीका जहां पर रहते हैं उनका आइडेंटिटी तो लेते ही है, साथ ही साथ जहां से वो लोग डिसेंट हुए हैं यानी कि उनका जो ओरिजिन कंट्री इंडिया है उनके साथ भी वो लोग लिंक एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। और इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है वो अपने आजकल के जो जनरेशन है उन तक पहुंचाना थोड़ा बहुत मुमकिन हो पा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम ट्रांसनेशनलिज्म देखते हैं, जहाँ पर दो नेशन के बीच में लिंक एस्टैब्लिश्ड होती है और यहाँ पर डुअल आइडेंटिटी भी क्रिएट हो रही है जो इंडियन डायस्पोरा अफ्रीका में रह रहे हैं। तो ये सारे ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारे आइडेंटिटी इश्यूज भी जो है धीरे धीरे रिजॉल्व हो पा रही है। तो यहाँ पर हमने समझा है कि अफ्रीका में इंडियन डायस्पोरा का क्या सिचुएशन है, यहाँ पर आइडेंटिटी को लेकर क्या इशू चल रहा है। तो आशा करता हूँ जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाई है वो आप लोगों को समझ में आया है। तो ये जो पोर्शन है आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसको सिस्टमेटिकली नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप लोगों को अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आप लोग ये जो YouTube क्लास का प्लेलिस्ट है इसका नोट्स खरीद सकते हो। आप लोगों को YouTube के जो क्लासेस है इनका PDF मिल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा वहाँ पर, या फिर ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। इसके अलावा भी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे फ्री के PDF प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा भी वहां पर अगर आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली वहां पर मैसेज कर सकते हो, तो मैं आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को इग्नो MS सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सारे जो PDFs है, सारे जो कोर्सेस है उनका PDF मिल जाएगा। और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके ये सारे नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।